नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आज हम लोग एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्लास 6 का कि हम पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, इसका एक टॉपिक लगभग 5 से 7 या 8 मिनट में, जो भी लगे, कम समय में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन इसमें जाएगा नहीं। 60 नोट्स बनाए गए हैं। जैसे देखिए, अगर हम कर दें कि पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी से, वो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। देखिए, ये सब पूरा बन गया है। इससे ज्यादा आप लोगों का कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप अगर 2 बार वीडियो ही देख लेंगे तो आप लोगों का पूरी तरीके से हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इसके पीछे का क्वेश्चन होता है, इसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा ना, जो ये भी है। ठीक, इसका हैंड राइटिंग नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए राइटिंग की जा रही थी साथ में, तो ये वाला जो भी लिखा गया है क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन, इसको आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को यहीं पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। जो प्रमुख फैक्ट हैं, जो यहाँ पे फैक्ट दिया जाता है बॉक्स बना बना के, एनसीईआरटी का पूरी तरीके से हम लोग कोई भी इसमें फैक्ट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो फैक्ट बेसिस भी और डिस्क्रिप्शन बेसिस भी आप लोगों को मैं समझाते चलूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। बाकी जो भी इसमें थोड़ा सा लाइटिंग कम है, फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पूरी तरीके से यह मैं सेट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज से शुरू होगा डेली, लगभग 2 वीडियो आएंगे, एक शाम को एक सुबह। ठीक है, तो आज केवल बता रहा हूं कैसे कैसे फॉर्मेटिंग है। बाकी डेली आने के बाद तुरंत आप लोगों को बताकर एक चैप्टर एक बार में समाप्त। पहला आपका चैप्टर है कौन सा? सौरमंडल में पृथ्वी। इसी से रिलेटेड है, सब कुछ यहाँ पे बता देते हैं। ठीक, आप लोगों को यहाँ शुरू करते हैं। पहला है कि अमावस्या और पूर्णिमा। देखिए, इसमें मैं अलग से कुछ बहुत ज्यादा नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि क्लास 6 ही अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ा जाएगा 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा खुद ही इसमें है, तो अपने से ऐड करने की कुछ जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो इसमें है इसी को मैं प्रेजेंट कर दूंगा आप लोगों के सामने। और हाँ, कुछ अगर कम ही प्रेजेंट करता हूं तो मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, सब इसी बुक में है। ठीक, और बुक में है तो इसी के, अगर एक ही में सब कुछ पढ़ लिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लास 6 के बच्चे से जैसे उस लेवल से है, तो उस लेवल पे जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही केवल इसमें पढ़ना है। बाकी जैसे जैसे आगे आएगा उस हिसाब से पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए क्या है, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे जैसे जिनके पास है वो लोग पढ़े भी होंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं उन लोगों की कोई बात नहीं। जो पढ़े पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए शुरुआत हो जाएगा एक तरीके से। आप एनसीईआरटी का पूरी तरीके से देखिएगा एक बार, तह पे तह बहुत अच्छी तरीके से एक लेवल तैयार हो जाएगा और अच्छे तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे अमावस्या दे दिया है, अमावस्या दे दिया। अब यह क्या है कि जो भी घटनाएं होती हैं आकाश में, जो भी घटनाएं होती हैं चंद्रमा पे होती हैं, खगोलीय पिंड के बारे में इसमें हम लोग समझेंगे। तो अमावस्या से शुरू करते हैं, क्योंकि ऊपर ही यही दिया रहता है। ठीक है, अच्छा, अमावस्या को एक इसमें डिफाइन किया है शब्द नए चंद्रमा की रात। ठीक है, तो अमावस्या को नए चंद्रमा की रात कहा है, नए चंद्रमा की रात। आप लोगों को पता होगा कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो इसी चीज को यह डिफाइन करना चाहा है कि जो कृष्ण पक्ष होते हैं और शुक्ल पक्ष होते हैं, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार पूर्णिमा आती है, और उस दिन जो चंद्रमा है पूरी तरीके से आपको दिखना शुरू होता है, मतलब दिखता है। ठीक है, 15-15 दिन का इन लोगों का टाइमिंग रहता है, 15-15 दिन का। तो इसमें यह नहीं बताया गया, इसका डिफिनीशन नहीं बताया गया है। बस ये बताया गया है कि आप लोग देखे होंगे, आकाश में देखे होंगे तारों, मतलब जैसे ही आप बचपन में या तो अभी भी जो ऊपर लोग देखते हैं तो बहुत तारे दिखते हैं, चमकते हुए तारे। चंद्रमा पर देखते हैं अंधेरा, मतलब अंधेरे, कहावत है गांव में कि अंधेरिया रात और उजरिया आ गया। ठीक है, तो इस वाले पर केवल ये कहा गया कि जो भी सब हैं घटनाएं हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। बस इसका यही मतलब है। और अमावस्या को क्या कहते हैं? नए चंद्रमा की रात भी कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण चंद्रमा किस दिन होता है? पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा आपका होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है,
तो यह दो काम यहाँ पे, अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे सिंपल कह सकते हैं, वे सभी खगोलीय पिंड हैं जो रात के समय में आकाश में या तो अंतरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं। वो सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। बाकी खगोलीय पिंड में अलग अलग तरीके से देखिए ये आना है, क्या क्या आपका तारे आते हैं, नक्षत्र मंडल आते हैं, ठीक, बाकी ग्रह आते हैं, जो भी आते हैं सभी किस में आते हैं? खगोलीय पिंड में आते हैं। खगोलीय पिंड की भी मैं परिभाषा बता दिया हूं कि वो सभी जो चीज भी ऊपर आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष में देख रहे हैं, वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड में आ जाते हैं यहाँ पे तारे आ जाते हैं। अब तारे की मैं छोटा सा डिफिनेशन बता दूं, तारे वो होते हैं कि जो स्वयं का उनका प्रकाश होता है, स्वयं का उष्मा होता है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का उष्मा, बस इतना ही डिफिनेशन जान जाइए तारे का, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तारा जैसे आप लोग पता है सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। अच्छा, ये पूछ दिया जाए कि भारत मतलब पृथ्वी के करीब सूर्य के अलावा कौन सा एक तारा है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। इसमें खैर है नहीं, लेकिन बता दिया जा रहा है प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। यह क्या है? ये भी एक तारा है। तारा का डिफिनेशन नॉर्मल है कि जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो और उसमें स्वयं उष्मा हो, उसे क्या कहते हैं? आपका तारा कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाए। अब आ जाते हैं नक्षत्र मंडल। यह सब खगोलीय पिंड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बस इतना ही इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यह जो है इसके बाद खगोलीय पिंड हो गया, खगोलीय पिंड में तारा आ गया, तारा के बाद नक्षत्र मंडल देख लीजिए। देखिए नक्षत्र मंडल है क्या? यह भी एक प्रकार का तारा ही होता है, यह भी एक प्रकार का तारा होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से नजदीक है इसलिए दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, और इसके जो हम लोगों को उष्मा और प्रकाश सभी मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए सूर्य को हम लोग ज्यादा जानते हैं, सूर्य एक ही तारा। लेकिन जो नक्षत्र मंडल हैं ये सब भी एक प्रकार के तारा होते हैं, ठीक है, तारा होते हैं। अब जैसे नक्षत्र मंडल में एक होता है अर्सा मेजा और होता है बिग बियर, अर्सा मेजा और बिग बियर होता है, ये होता है आपका नक्षत्र मंडल। अब इसी में आप लोग जानते हैं अर्सा मेजा का ही एक भाग है सप्तऋषि तारा। देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड पे सप्त ऋषि तारा। बहुत जब छोटे थे हम लोग तो दादी कहानियां सुनाती थी कि देखिए 7 ऋषि जा रहे हैं पानी भरने, जल लेने, ठीक है। तो ऐसे कहानियां सुनाती थी। और देखिए अभी सुपर टेट में सॉरी यूपी टेट में आपका क्वेश्चन आया था यही वाला ना कि उत्तरी दिशा का निर्धारण नहीं, उत्तर दिशा का निर्धारण कौन करता है? उत्तरी तारा, ऐसे कुछ था। उत्तरी तारा जो ध्रुव तारा है वही दिशा निर्धारण करता है। तो ये भी सेम है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में आप लोगों को दिखाऊंगा 2 क्वेश्चन, पूरे एनसीईआरटी से तीन क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी से क्लास 6 के। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आराम से करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बिग बियर हो जाएगा आपका अर्सा मेजर, किसका भाग है? सप्तऋषि के भाग है। नॉर्मली इसी चीज को देख लीजिए। अब दिशा निर्धारण आपका हो जाएगा उत्तरी तारा, जो उत्तर की ओर ऐसे है, वहां पे उत्तर दिशा की डिकोशन करता है। और पहले के लोग भी ये थे कि देख के आकाश में देख कर ये बता देते थे कि अभी कितनी रात बाकी है और कितनी मतलब गुजर चुकी है, मतलब रात बीत चुकी है, देख कर बता देते थे। केवल किस आधार पे, किस बेसिस पे? यही तारों के बेसिस पे, नक्षत्र सप्तऋषि तारों के जो उनके अकॉर्डिंग, जो जैसे उनका स्थान है जिस हिसाब से जाते हैं उसी के हिसाब से देख कर बता देते थे कि कितना रात बाकी है अभी और कितना चला गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सप्तऋषि तारा किसका भाग है? तो आपको हो जाएगा अर्सा मेजर का भाग है, ठीक। अब आ जाते हैं खगोलीय पिंड, मेन रूप से यहाँ पे, ठीक। खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड में आ जाएंगे आप लोगों का कि एक होता है ग्रह, अभी तारा देखें हम लोग, ये सभी खगोलीय पिंड ही है। एक होता है ग्रह, ग्रह में क्या हो जाएगा आप लोगों का कि यहाँ पे ग्रह देखिए प्लेनेट इसे कहते हैं इंग्लिश में। यह ग्रीक भाषा से प्लेनेटाइज से आया, ग्रीक भाषा प्लेनेटाइज आया है। और इसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक, परिभ्रमक मीन्स होता है घूमने वाला। और ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं और सूर्य के प्रकाश और उष्मा से प्रकाशित और उष्मित होते हैं। कौन? ग्रह, ठीक है। आगे देखिए, तो यह रहा आप लोगों का नॉर्मली कि ग्रह कहाँ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, आपका प्लेनेटाई से
उत्पन्न हुआ। और प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है कि घूमने वाला या परितः, घूमने वाला। ठीक, अच्छा, अब इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद आ जाता है कि जो ये दीर्घवृत्ताकार पथ की मैं अभी चर्चा किया हूं, देखिए यही है, यह सूर्य आप लोगों का बीच में है, यह सन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का बुध है यहाँ पे, फिर आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति है, सैटर्न का मतलब आ जाएगा शनि है, आपका यूरेनस का मतलब अरुण है, और नेपच्यून का मतलब वरुण है। यह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सूर्य के दूरी के अनुसार आपका क्या क्रम है। तो पहले सन के बाद देखिए यहाँ पे मार्स, आपका मरकरी या बुध हो जाएगा, वीनस या शुक्र हो जाएगा, अर्थ या पृथ्वी हो जाएगा, मार्स या मंगल हो जाएगा, जुपिटर या आपका बृहस्पति हो जाएगा, सैटर्न या शनि हो जाएगा, यूरेनस या वरुण हो जाएगा, नेपच्यून या आपका वरुण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अरुण या वरुण। अच्छा देखिए इंग्लिश वाला भी डायरेक्ट पूछ देता है, बस हिंदी में उसे लिख के पूछ देगा तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, इसके बाद हो जाएगा जुपिटर आपका बृहस्पति, यहां हो जाएगा सैटर्न, सैटर्न के बाद शनि, यूरेनस अरुण, आपका नेपच्यून वरुण हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा अब देखिए इसी में और क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ये जो पट्टी दिख रही होगी आपको पॉइंट किया गया है डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या होते हैं, यह वह छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, मतलब दोनों के बीच में पाए जाते हैं, और यह भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो यह आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। अब यही देखिए एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्षुद्र ग्रह के जो सूर्य की तरफ आते हैं ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। जो सूर्य का जो एस्ट्रॉइड्स मतलब या क्षुद्र ग्रह के अंदर की तरफ है, इसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष मतलब आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बुध हो जाएगा, आपका शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा, ये सभी क्या कहलाएंगे, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। और इसी के बाद जो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले चीजें, इसे हो जाएगा आपका बाह्य ग्रह कहलाते हैं। यह भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, बाह्य ग्रह, यह भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी का ध्यान दीजिए। अब आगे देख लेते हैं, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ, जो जितना इसमें दिया है उसी से बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बनते हैं सौर पृथ्वी हमारा आवाज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 6 में इतना ही पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए सबसे कम समय में कौन जो है अपने अक्ष पर घूम जाता है। देखिए एक होता है परिभ्रमण काल, एक होता है परिक्रमण काल। ठीक है, नहीं एक होता है घूर्णन काल, सॉरी एक होता है घूर्णन काल। तो जो घूर्णन काल होता है इसका मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूम जाना, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। तो जो सबसे कम समय लेता है अपने ही अक्ष पर घूमने में, उसका नाम क्या है, आपका जुपिटर, जो कि 9 घंटे 56 मिनट लेता है। कितना, 9 घंटे 56 मिनट लेता है, अपने ही अक्ष पर तुरंत घूम जाता है। कौन, आपका हो जाएगा जुपिटर, या जिसे कहते हैं बृहस्पति। सबसे कम, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा। देखिए 4-5 क्वेश्चन है जो फैक्ट बेसिस पे तुरंत पूछ लेते हैं। अब देखिए सबसे कम जो है सूर्य के परितः, अभी तक तो मैं सबसे कम बता दिया जो अपने अक्ष पर घूमता है। अब सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा देता है, ये हो जाता है आपका बुध। कौन, क्योंकि बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, इसी कारण यहाँ हो जाएगा बुध हो जाएगा। कितने दिन में, 88 दिन में, 88 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगा देता है, कौन, बुध लगा देता है। इसके बाद सर्वाधिक समय में अक्ष पर कौन लगाता है, सबसे कम हो गया, सर्वाधिक समय में अक्ष पर कौन लगाता है आपका चक्कर, तो शुक्र, बहुत धीरे धीरे, डुक 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 डुक, धीरे धीरे एकदम चलता है। कितने, आपका 243 मतलब का दिन में एक चक्कर अपने में ही, अपना ही चलता है, ए घूम गया अपने। ठीक है, आपका 243। अच्छा, आपका जो सबसे ज्यादा सूर्य का दूरी मतलब धीरे धीरे कौन लगाता है सूर्य का चक्कर, यह हो जाएगा आपका वरुण। 164 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का लगाता है एक चक्कर 164 में। ठीक है, इतना आपका लगाता है, कितना, 164 वर्ष में आपका
एक चक्कर सूर्य का। कौन? वरुण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आ जाते हैं सौर मंडल। सौर मंडल किससे क्या क्या है और किससे मिलकर बना है? सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, इन सभी से मिलकर बना है। कौन? आपका सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, आपका अन्य खगोलीय पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इन सभी से मिलकर बना है कौन? सौर मंडल। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है सौर मंडल का मुखिया। और इन सभी को मिलाकर ही क्या कहते हैं? इसे सौर परिवार कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र की बात करते हैं। यहाँ से जो जो इसमें दिया है, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मैं जो इसमें दिया है मैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को बताइएगा कोई प्रॉब्लम होगी तो। यहाँ पे शुक्र है, शुक्र से कई क्वेश्चन पूछता है। देखिए शुक्र के बारे में जान लीजिए। आपका जो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकार और स्थिति परिस्थिति में लगभग इसी के समान है, शुक्र की समान है उसका। ठीक है, चलिए इसी वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, और भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक, बाकी कोई भी डाउट इसमें मतलब अलग से नहीं कुछ जोड़ा गया है और नहीं बहुत कम है। अब देखिए प्लूटो, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी कब? 2006 में बैठक हुई थी। पहले जो 8 ग्रह नहीं थे, पहले 9 ग्रह थे। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, तो फिर 2006 में जब इसकी बैठक हुई प्लूटो की, तो इसमें प्लूटो एक ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया और इसको बौने ग्रह घोषित कर दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया। इसके साथ साथ 2003 यूबी 313 प्लस सीरस को भी बौने ग्रह में शामिल किया गया था। इसी के अलग वो आपका खगोलीय पिंड थे। ठीक, इनको भी शामिल किया गया था। बाकी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे 2/3 भाग पर पानी पाया जाता है, लगभग 71 से 75% पर पानी पाया जाता है, और इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला टाइप दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। यह देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरी क्रम है, और आकार की बात करेंगे तो 5वां है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, अच्छा इसका आकार जो क्या है? भू आव, क्योंकि यह ध्रुवों पर जो है चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, इसके कारण कि आकार जो है भूआब है। भूआब का मतलब क्या होता है आपका? पृथ्वी के आकार जैसा, पृथ्वी के आकार जैसी। यहाँ पे हो जाएगा, इसको अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और जीवन के जीने के अनुकूल सभी परिस्थितियां उपलब्ध हैं। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला, न ज्यादा अधिक गर्म है न ज्यादा अधिक ठंडा है। यहाँ पे लिखा है न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा है यहाँ पे, इसी कारण इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन वायु पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और ऑक्सीजन जीने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं। चलिए इसके बाद है कि चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, आप लोग जानते हैं पृथ्वी का व्यास लगभग, चंद्रमा के व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा का व्यास। ये तो इतना नजदीक है, इसके कारण बहुत थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, बाकी और कोई अलग वजह नहीं है। पृथ्वी से हमेशा एक भाग दिखाई देता है। अच्छा हाँ, ये आप देखे होंगे कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का लगभग एक भाग ही हमेशा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो घूर्णन काल है और पृथ्वी के परिक्रमण काल का वो कितना है आपका? 27 दिन लगभग वो करता है पूरा। तो देखिए यहाँ पे है ना अर्थ, तो यह अर्थ का चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो जितना देर में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमती है, ठीक है, उतने से थोड़ा ही आसपास उसी के, आप देखिए पृथ्वी एक चक्कर कितने 24 घंटे में पूरा करती है, और जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। तो ये लगभग आपस में बराबर है, इसी कारण हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हो गया आपका चंद्रमा, हो गया पृथ्वी हो गया। अब देखिए आप क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह बता ही दिया हूँ कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ऐसे पिंड हैं जो कि छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे अच्छा क्षुद्र ग्रह जो है कभी कभी पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि स्थिति गिरने की हो जाती है कि अब बस पृथ्वी पे गिरने ही वाले हैं। ठीक, तो वो आते थे घर्षण के कारण, वायु से और जो भी वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। ठीक, वो कहाँ जलते हैं आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा। तो
यहाँ पे चंद्रमा क्या क्षुद्र ग्रह बता रहा था। क्षुद्र ग्रह जो जैसे ही पास आते हैं तो जलने और जल के समाप्त हो जाते हैं। कुछ जो है क्षुद्र ग्रह बच जाते हैं, बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वहां पर खड्डे या गड्ढा बना जाते हैं, और उन्हीं गड्ढों में झील का निर्माण हो जाता है। जो महाराष्ट्र का लोनार झील इसी का कारण, क्षुद्र ग्रह के गिरने का कारण बताया जाता है। ठीक है, बाकी कोई डाउट है बताइएगा। आकाश गंगाएं या मिल्की वे, ठीक है, लाखों तारों का समूह। आप एक पट्टी देखे होंगे, जैसे कि कभी कभी आकाश में एक पट्टी नुमा, सफेद पट्टी नुमा एक नदी जैसे टाइप बहती हुई देखे होंगे, तो उसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। लाखों तारों का समूह होता है। बाकी आकाश गंगा की बात कर लेंगे तो हमारे जो सौरमंडल है हम लोगों का, इसके जैसे कई सौरमंडल वहां पे समा जाएंगे, और जो हम लोगों का सौरमंडल है आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको अब एक छोटा देखिए मैप बनाया हूँ, थोड़ा सा हमको लगता है कि ज्यादा सुटेबल है आप लोगों को समझने के लिए। कि एक छोटा सा है, हम लोग जहाँ खड़े हैं, इसके बाद हम लोग जो सौरमंडल, इसके बाद अर्थ आ जाएगा, पृथ्वी पर है, इसके बाद सौरमंडल, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाश का भाग है, जो आकाश गंगाएं जो है ब्रह्मांड का भाग है। और ब्रह्मांड की अभी कोई भी आकाश स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका है, वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं। तो यह रहा आप लोगों का क्वेश्चन, मतलब क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। देखिए लाइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे भले से ऐसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई कमी है तो जरूर बता दीजिएगा, इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे देखिए, हाँ अभी कुछ फैक्ट जो है इसको मैं देखिए, यहाँ पे स्लाइड आप लोगों के सामने चलेगी, इसको देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना। हाँ, कुछ रोचक तत्व में देख लीजिए। पहला रोचक तत्व में क्या है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। देखिए आप लोग अभी ये जानते रहे होंगे कि एक में केवल छल्ले होते हैं, किसके? आपका शनि के जानते होंगे, लेकिन बृहस्पति और किसके? यूरेनस मतलब अरुण के भी छल्ले पाए जाते हैं। ठीक, ये होता है। बाकी दूरबीन की सहायता से हम इसे देख सकते हैं, कुछ कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। चलिए, और दूरबीन वाला नहीं, जो मेला में मिलता है 5 रुपया वाला, ठीक है, वहां पे रखा रहता है, उसको करने पड़ता है। चलिए, अच्छा एक और है, देख लीजिए यहाँ पे। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, और सूर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। तो सोल क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी वो नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ कुछ चीजें, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक, कहा जाता है। अच्छा, आगे शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट था, इसको मैं तुम्हें बताया ही नहीं आपका। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जियो प्लस 3 तीर बनाया है, लॉजी, मेट्री, आइड। तो जियोलॉजी, जियोमेट्री और आपका हो जाएगा आइड, जियोआइड की बात करें तो आपका जियोलॉजी जो है पृथ्वी का अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी, और हो जाएगा आपका मेट्री, पृथ्वी का मापन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियोआइड का हो जाएगा पृथ्वी का आकार का अनुरूप बताया। जियोआइड तो बताया, इसी को जियोआइड कहते हैं। जियोआइड जो आकार है पृथ्वी का, कहाँ गया आकार, इसी को ही जियोआइड कहते हैं। भूआव जिसे कहते हैं, भूआव हिंदी में कहते हैं, उसी को। ठीक, नेक्स्ट है, क्या जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उसकी उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि आर्यभट्ट क्या थे, ये बहुत जरूरी है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे। ठीक, ये रहा। नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति? ये तो जानते हैं आप लोग, 3 गुणित 10 घाते 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कहाँ गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना? हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? लगभग 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। ठीक है, चलिए रोचक तत्व में जान जाइए। एक काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब पढ़ रहे थे छोटे पे तो ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ये जरूरी है। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ दिख रहा है हाँ, कि क्या था, 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग नाम का, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा की सतह पर पहले कदम रखने वाले कौन व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। और वो कब? जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 मालूम क्या आपका। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय चंद्रमा पर यहाँ पे नेक्स्ट है इसके बाद कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है। उपग्रह की बात है तो अभी तो ग्रह के बारे में बता दिया, तो उपग्रह यहाँ पे देख लीजिए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है, और जो वहाँ के चमक से, जो तारों के चमक से ग्रह आपका जो उष्मित होते हैं, आपका प्रकाशित होते हैं, तो उन्हीं से टकरा आपका जो प्रकाश उससे टकराकर आपका उपग्रह होता है प्रकाशित। ठीक है, ये हो जाता है आपका। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भेजा जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह निम्न है। क्या क्या? इनसैट है आपका, IRS है, ठीक, एडुसैट है, ये सभी क्या है? भारतीय उपग्रह, सैटेलाइट जिसे कहते हैं। ठीक है, वही है। बाकी आगे अब देख लीजिए कोई और है। हाँ बस यही रहा। अब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए आप लोगों को स्लाइड है आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट है। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसका तो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पे ले लीजिएगा, वो लिख के पहले ही सेंड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लिया, ऑब्जेक्टिव में किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बन के आया था? ये तो मैं अभी बता दिया, शुक्र को आया था। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी है, ये भी बता दिया था अभी मैं। इसके बाद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, जिसे इलिप्टिकल कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। इसके बाद आएगा ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये तो यही आया था यूपीटेट के पेपर में, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आपका मंगल और बृहस्पति, अभी तो इसी को बताया, इसी को तो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं, ये बताया। इसको बाद हो जाएगा डैश तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। डैश क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तारों का ही एक ऐसा समूह है जो नक्षत्र मंडल कहलाता है। मैंने बताया ना कि तारों का समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। ठीक, कई तारों का एक समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है, उसी में अल्फा मेजर और बिग बियर था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा पहले बताया था, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के करीब आपका शुक्र है। इसी हिसाब से बनाया भी गया था मैप, ताकि एडजस्ट हो जाए सब कुछ। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, आपका हो जाएगा पृथ्वी। खैर पहले ही भर दिया गया इसमें। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। मैं पहले बता दिया हूं, तारों के पास केवल होती है अपनी उष्मा और अपनी प्रकाश होती है, ग्रहों के पास नहीं होती है। और उपग्रह के पास तो होती नहीं, क्योंकि वो देखिए ग्रह जो आश्रित होते हैं तारों पर, और उपग्रह जो आश्रित होते हैं तारों पर ही इनडायरेक्टली रूप से होते हैं, लेकिन डायरेक्टली रूप से आपका जो वहां पे ऐसे कटने के बाद परावर्तन के बाद आता है उपग्रह पाते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं ग्रह का, ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तारा। ठीक, ये रहा आप लोगों का पहला चैप्टर। कैसा रहा जरूर बताइएगा। कुछ कमियां भी हैं, आप लोग बताइएगा तो उसे सुधार दिया जाएगा। क्या क्या कमियां हैं बताने का प्रयास करिए, एक नया प्रयास है, देखिए कहाँ तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट यदि रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको मिल जाएगा। पहला वीडियो लगभग कितने मिनट का हो गया? 29 मिनट का हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ, अब से अगला वीडियो जो भी आएगा लगभग 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। एक चैप्टर इतने मिनट समाप्त हो जाएगा। ठीक, काफ़ी क्लास 6 में बहुत ज़्यादा फैक्ट भी है, इसीलिए ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।